स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि एनिमल हस्बेंड्री का है। और इस टॉपिक का टाइटल है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल, अर्थात पशुओं का प्रबंधन एवं देखरेख। अब देखिए, प्रबंधन एवं देखरेख से क्या मतलब होता है कि जो भी आपके फार्म में पशु हैं उनके नियमित रूप से देखभाल करना, प्रबंधन करना, जैसे कि उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्या क्या उन्हें समस्या है उनके आवास के लिए, उनके खान पान के लिए, और क्या क्या पशुओं के लक्षण हैं, क्या लक्षण आपके लिए सही हैं, क्या गलत है, इन सारी चीज़ों का क्या करना, प्रबंधन करना और देखरेख करना ही इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपके एनिमल है, जो पशु हैं फार्म में, क्या वो स्वस्थ हैं कि बीमार हैं। क्योंकि देखिए, मन प्रबंधन आप तभी करेंगे जब आपको पशु के बारे में पता हो कि इस पशु को किस चीज़ की आवश्यकता है, या ये पशु किस बीमारी से गुजर रहा है, या इस पशु को क्या समस्या है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़, स्वस्थ एवं बीमार पशु के लक्षण। कौन से पशु आपके स्वस्थ हैं और कौन से पशु आपके बीमार हैं, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ अगर आप देखेंगे, पशुओं को जब बीमारी हो जाती है तब इसका इलाज करना आवश्यक है, क्योंकि बीमार पशुओं से कार्य नहीं लिया जा सकता, ना ही उनका दूध उत्पादन आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार पशु की ठीक से देखभाल एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, और इनकी सुरक्षा के लिए जनरली 3 सिद्धांत जो आपके प्रिंसिपल हैं वो रखे गए हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि देखिए, जैसे आप स्वस्थ रहते हैं तो आप क्या है, कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपका मन लगा रहता है और उस चीज़ में आप 100% एफर्ट देते हैं। बट अगर आप बीमार रहते हैं तो आप देखेंगे कि आप थके हारे रहते हैं, ठीक है, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है, कुछ भी कहा जाए तो एकदम आप आलस के जैसे रहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें पशुओं के साथ भी होती हैं। अब पशुओं से हमें क्या चाहिए, अगर गाय और भैंस है तो हमें मुख्य रूप से दूध चाहिए, ठीक है, भेड़ और बकरी है तो ऊन या मांस चाहिए, ठीक है, मुर्गी है तो मांस चाहिए। अब ये सब कब देंगे, जब वो स्वस्थ रहेंगे। अगर वो अस्वस्थ रहेंगे तो दूध की क्वालिटी गिर सकती है, मांस उतना अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर मांस में कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और इनके स्वस्थ रखने के लिए क्या है, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है उचित देखभाल एवं स्वास्थ्य रक्षा, मतलब वेल मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर। दूसरा है आपका उचित दाने एवं चारे की उचित व्यवस्था, मतलब बैलेंस्ड फीड। आपको जो खाना है वो बैलेंस देना है, बहुत अच्छी मात्रा में देना है। ये नहीं कि देखिए, जब तक खाएंगे नहीं तब तक एनर्जी मिलेगा नहीं, और जब तक एनर्जी मिलेगा नहीं आप किसी चीज़ को करेंगे नहीं। और जो थर्ड है वो है उचित प्रजनन, मतलब आपका जो रिप्रोडक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। आप जो सांड का उपयोग करेंगे वो सांड उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे लक्षण वाला होना चाहिए, जिससे कि जो संततियाँ निकलेंगी वो अच्छी होंगी। अब आपका सांड ही है जो आपका बुल है वही अच्छे कैरेक्टर्स वाला नहीं है, उसको बीमारी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वही चीज़ें क्या होंगी, जनरेशन बाय जनरेशन स्प्रेड होगी। और जैसे ही जनरेशन बाय जनरेशन स्प्रेड हो रही है, आपकी जो भी संतति निकलेगी वो खराब निकलेगी। तो नेक्स्ट है आपका पशुओं के बीमार पड़ने के सामान्य लक्षण, ठीक है। कैसे पशु बीमार पड़ते हैं, क्या क्या लक्षण है। जैसे इंसानों में होता है ना कि सुस्त लगता है, तापमान बढ़ जाता है, ऐसे ही कुछ लक्षण आपके पशुओं में होता है ना कि यार रात को सोए हैं, सुबह एकदम अरे नहीं नहीं जाना है यार, खेलने के लिए भी कोई बुला रहा है, आपका सबसे पसंदीदा काम भी होना हो, ठीक है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, आपका मन ही नहीं लगता है। क्या लगता है, नहीं यार शरीर एकदम अजीब लग रहा है, अकड़ गया है, ठंड पड़ गया है, या अ, आलस आलस लग रहा है, कमजोरी लग रहा है। तो ऐसे कुछ लक्षण आपके पशु के हैं। सबसे पहला है कि कारण क्या है इनका। हमारा कारण क्या रहता है कि हम भीग जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कुछ बाहर का खराब खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अति एकदम। वर्कआउट बहुत अच्छी चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा जब कर लेते हैं हमारी बॉडी उसको सह नहीं पाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हमारे भी होते हैं। तो पशु में क्या रहता है, धन की कमी के कारण किसान पशुओं की उचित भोजन एवं रहन सहन की व्यवस्था नहीं कर पाते। अब देखिए, हमें 3 टाइप का खाना चाहिए, ठीक है, 3 टाइप, सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए, रात चाहिए। इसको छोड़ के और भी रहता है, ठीक है, शाम का कुछ लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग खा लेते हैं। तो जैसे हमें ज़रूरत है खाने की, वैसे किसको ज़रूरत है, पशुओं की। अब ऐसा नहीं है कि हम एक थाली खा लिए तो हमारा पेट भर जाता है, पशुओं में ऐसा नहीं होता है। उनको पूरा जो उनका शीट रहता है ना जहाँ पे खाने का, वो बहुत बड़ा रहता है और उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। और उस खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। अब जो सक्षम है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो बिल्कुल ही उनको उचित खाना या भोजन नहीं दे पाते। अब अगर आप उनको उचित भोजन या खाना नहीं दे रहे हैं तो उनका तबीयत तो भाई बिगड़ना ही है। नेक्स्ट है किसान पशुओं की बीमारी पर उचित ध्यान नहीं देते तथा झाड़ फूंक में समय गंवा देते। देखिए, ये आज के टाइम पे उतना ज़्यादा तो है नहीं झाड़ फूंक वाला, पहले रहता था। आज
के टाइम पे ऑलमोस्ट हर किसान या जो भी फार्म्स के लोग हैं वो एजुकेटेड हो चुके हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि उनको बीमारियों का पता नहीं चलता। अब किसी को लगा है खुरपका मुंह पका और पता चल रहा है एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज लगा है और आपको समझ आ रहा है कि यार ये तो ब्लैक क्वार्टर है, ठीक है। किसी को ब्लैक क्वार्टर है, आपको लग रहा है कि एच एफ सॉरी HS जो बीमारी है हाइमोरफेनिक सेप्टिसिमिया वो लगा है। अब कुछ जगह ऐसा होता है कि आपका पशु मर जाता है, आपको समझ ही नहीं आता, अब उसको लगा है एंथ्रेस, आपको समझ आ रहा है ब्लैक वाटर। तो ये क्या है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन या जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो लैक ऑफ नॉलेज, द परफेक्ट वर्ड्स क्या है, लैक ऑफ नॉलेज जो होता है ना, उसके वजह से होता है कि आपको पता नहीं रहता है कि इसको क्या बीमारी लगी है। तो ये उनके लक्षणों का कारण रहता है। अब मान लीजिए एंथ्रेक्स लगा है, पता है कि एंथ्रेक्स एक पशु से दूसरे पशु या इंसानों तक भी बहुत आसानी से फैल सकती है। अब आपको पता नहीं है, आप उसको पकड़ रहे हैं, ले जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना ये बीमारियों के स्प्रेड होने का ज़्यादा रहता है। उसके बाद किसानों को वैज्ञानिक जानकारी का अभाव होता है। ठीक है, अब देखिए किसान ऐसा नहीं है यार कि जो फार्म वाले हैं कि वो एकदम बुक लेके बैठे हैं कि एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि इनको इतना किलो देना है, इतना उनको देना है, ऐसा नहीं होता। वो क्या है, अपने अंदाजे से देते हैं कि हाँ इसको इतना खाना देना है या फिर इसको ये चीज़ हो सकती है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है। थ्योरेटिकल नॉलेज का थोड़ा सा लैकनेस होता है, थोड़ा सा लैक होता है, और ये रीज़न रहती है कि जो आपका मैनेजमेंट है ना वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसके बाद किसान लोग पशुओं की व्यापारिक दृष्टिकोण से पालन नहीं करते। अब देखिए पालन भी दो तरीके से होता है। अब किसी के पास 2 गाय है या 3 गाय है तो उसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते ना, आपको फार्म में यूज़ करना है तो 15 से 20 गाय रहते हैं। तो अब देखिए 2-3 गाय रहता है तो हम ना मैनेजमेंट भी उतना ध्यान से नहीं करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में करना चाहिए क्योंकि आपके पास 2-3 गाय, आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स कम है, बट गांव साइड पे होता है ना कि छोड़ो यार, खुला छोड़ दिया उसको घूमने के लिए, समय पे खाना नहीं दिया, अगर घूम के आ रही है तो ठीक है। सिटीज़ में ये होता है कि आप देखे होंगे जो बड़े बड़े सिटीज़ रहते हैं, जानवर घूम रहे हैं दिन रात रोड पे और उनका ध्यान नहीं रखा जाता। अब अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो वो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, और अगर जानकारी नहीं है तो उनकी तबीयत तो बिगड़नी है। उसके बाद कम पढ़े लिखे होने के कारण पशुपालकों को पोषण का सही ज्ञान नहीं होता। देखिए ये भी फिर वही चीज़ है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जैसे मैंने बोला ना कि अब किसी को DCP होता है, TDN होता है, डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन होता है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये अब किसानों को आप समझाने थोड़े जाएंगे कि भाई एक काम कीजिए चाचा, आप चाचा एक काम करो यार, इसको 1 किलो कार्बोहाइड्रेट दे दो और 2 किलो प्रोटीन दे दो, ठीक है। ऐसा थोड़ी बोलोगे आप, ठीक है। अगर बोलोगे तो सामने से फिर कैसे बाबू हमको सिखा रहे हो, ऐसा वाला बात आ जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। और वो अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो एक बैलेंस डाइट दे सकें, बट वो नहीं हो पाता है क्योंकि देखिए नॉलेज के साथ काम करना और नॉलेज के बिना काम करने में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। ये अलग बात है कि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं और उनको पता है, बट फिर भी कुछ कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं जो वो मिस कर देते हैं। अब ये तो रही कि लक्षण क्या थे, क्या कारण थे कि आपकी पशु बीमार हो रही थी। अब स्वस्थ करना है उनको, ठीक है। अब चलो जो चीज़ें हो गई बीत गई, जो रात सॉरी जो बीत गई वो बात गई, जो आएगा वही पाएगा वाला जो डायलॉग है ना, ऐसा कि अब वो पशु बीमार थे, हो गए, चलो ठीक है। अब क्या करना है, उनका ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला पौष्टिक एवं पाचन भोजन का उचित प्रबंधन, जो आपका डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, फुल ऑफ डाइजेस्टेबल, ऐसा है कि वो खाए और पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ ऐसा हैवी मटेरियल दे रहे हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉल्ट आएगा, और फॉल्ट आया तो भाई फिर तो जैसे इंसानों में होता है ना डायरिया, वैसे पशुओं में भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है, पशुओं के लिए शुद्ध निर्मल जल की व्यवस्था होनी चाहिए। RO वाटर पिलाओ, ठीक है, एकदम प्योरीफायर वाला वाटर पिलाओ उनको और वो अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं है, शुद्ध एवं स्वच्छ का मतलब होता है कि एकदम गंदे पानी नहीं यार, कि कहीं से भी पानी उठा के दे रहे उनको। और इसकी बात नहीं की जा रही है, बट प्योर होना चाहिए पानी, थोड़ा साफ़ होना चाहिए। उसमें जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल हैं वो नहीं होने चाहिए, थोड़ा छना हुआ होना चाहिए, ऐसे पानी उनको पिलाने चाहिए। फिर नेक्स्ट है पशुओं के लिए खुला स्वच्छ स्थान होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे क्या रहते हैं, पशुओं को ऐसे जगह रख देते हैं, घास पड़ा है, कीचड़ है, वहीं पे मक्खी भिन भिना रही है, ठीक है, कीड़े लगे हैं उनके पूंछ में, सर में कुछ कुछ हो गए हैं। तो ये ऐसे यार एकदम गंदगी टाइप नहीं रखना है। अगर आप स्वच्छ रहते हैं, आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड एक रूम है, खटिया है, बेड है, तो उतना तो नहीं, बट फिर भी उनके लिए एक बिछावन, जो आपका लिटर है वो अच्छा होना चाहिए। डेली उनको हर हफ्ते में वो लिटर को साफ़ करना चाहिए, पशुओं को साफ़ करना चाहिए। तो ओवरऑल में क्या बोल सकते हैं कि स्वच्छ आपका जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेस होनी चाहिए। उसके बाद पशुओं की नियमित सफाई होनी चाहिए, सेम वही पॉइंट है। फिर है पशुओं का सर्दी एवं गर्मी से बचाव करना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो आपका इन्वायरमेंट है ना वो
इफ़ेक्ट करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, फिर चाहे आप हों, चाहे हम हों, पेड़ पौधे हों या जीव जंतु कोई भी हो। तापमान क्या बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट फैक्टर, ये ना सीधी तौर पे आपको भाई हार्म पहुंचाएगी। अगर आपने ध्यान नहीं रखा, बारिश हो रही है, आप रेनकोट नहीं पहने हैं, एकदम जाके घूम रहे हैं, तो बरसों रे मेघा मेघा तक तो बात ठीक है। बट उसके बाद क्या है, सुतो रे ओढ़ के कंबल, ठीक है। क्या है, तबीयत खराब हो सकती है। तो यही चीज़ें पशुओं के साथ भी होती हैं। पशुओं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी उनको डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। आप थोड़ा सा उनको कवर कर लो, कुछ शीट्स लगा दो जिससे कि उन तक डायरेक्ट ना पहुँचे कोई भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो जैसे आप सुरक्षित रहते हैं, उनको भी थोड़ा सुरक्षित रखना है। उसके बाद समय समय पर पशुओं की जांच करानी चाहिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसलिए क्योंकि ये पूछा गया है, आपका पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कि पशुओं की देखभाल का जो मुख्य कारक में से कौन सा है। तो ये बहुत मेन है, आपको जांच करानी पड़ेगी। आपको हफ्ते में या महीने में या साल में 2-3 बार तो जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं ना, उनसे आपको जांच करानी चाहिए। जैसे हम करते हैं ना, ब्लड टेस्ट कराते हैं, अपना नॉर्मल फीवर टेस्ट कराते हैं, कफ टेस्ट, कोल्ड टेस्ट। यार देखो, हम इंसान हैं, वो भी जानवर हैं, वो हमसे बेहतर हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ वो बेहतर हैं, वो ईमानदार हैं, वो अपने काम को लेके बहुत ईमानदार रहते हैं। तो जब वो ईमानदार हैं तो उनकी देख रेख करना भी ज़रूरी है। उनकी जांच करते रहिए आप समय समय पर, क्या इसको कोई कमी थोड़े है, कोई बीमारी थोड़े है, तापमान ठीक तो चल रहा है, खाना पीना है कि नहीं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पशु को प्रसव काल के दौरान उचित देखरेख। जब उसका हीट पीरियड, वो जो काविंग पीरियड जो रहता है ना, जब प्रसव रहता है, प्रेगनेंसी टाइम, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और देखिए, सेंसिटिव एनिमल्स जो रहते हैं ना, वो जो आपके आउटर फैक्टर्स रहते हैं, जो आउटर मटेरियल्स रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। थोड़ी सी भी अगर आप क्या बोल सकते हैं, देख रेख में कमी किए ना, तो इनकी तबीयत बिल्कुल बिगड़ सकती है। तो जो प्रसव काल, जो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, आपका काविंग पीरियड है, उस टाइम पे आपको पशु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बछड़ों एवं बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। जो आपका न्यू काफ निकल रहा है, ऑब्वियसली बात है, वो बहुत छोटा है, वो सक्षम नहीं है कि वो सबसे लड़ सके एकदम से, तो उसकी ध्यान रखनी चाहिए। बॉडी न्यू है तो साफ सफाई रखनी चाहिए, माँ के पास थोड़ा सा रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग से कहीं रख दे रहे हैं और उसकी देखभाल ही नहीं कर रही हैं। देखिए, जैसे हमारे छोटे से बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं ना, वैसे बछड़ों के भी रहते हैं, ठीक है। बछड़े भी जो रहते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, छोटे रहते हैं, शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहता, तो उसकी ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद है अच्छे नस्ल के सांड रखने चाहिए। पहला ही चीज़ था, मैंने बोला था ना, अगर आपका सांड अच्छा है तो संततियाँ अच्छी होंगी, अगर सांड नहीं अच्छा, बीमारी वाला है, तो संततियाँ भी वैसी होंगी। उसके बाद पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमंस आर मच बेटर देन, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गलत बोल दिया मैंने, एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमंस, ठीक है। ये फैक्ट है और ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पशुओं जो है ना, वो इंसानों से बहुत अच्छे होते हैं। उनके में ना भेदभाव वाली भावना नहीं होती, वो गुस्सा नहीं करते। आप उनको प्यार से रखिए, वो आपके साथ प्यार से रहेंगे। अगर आप उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, उसके बाद भी वो आपके साथ, वो जो अपने मालिक रहते हैं ना, ऑनर के लिए, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हैं। तो इसीलिए उनसे ना थोड़ा सा प्यार से भेदभाव कीजिए। डांटिए नहीं, मतलब डांटने का मतलब है पत्थर वत्थर जो मारते हैं या झाड़ू वाड़ू मारते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बीमार पशु के, जो आपके पशु हैं, आपका सिम्टम्स ऑफ डिजीज्ड एनिमल, जो आपका बीमार पशु, उसके क्या लक्षण है। तो सबसे पहले, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं। सुस्त एवं उदासी दिखाई देती है, खाना खाना बंद कर देता है, जो जुगाली है, जुगाली नहीं करता है, आपका रूमिनेशन रोक रोक देता है, पशु के कान लटक जाते हैं, गाय या भैंस दूध देना कम कर देती है। ये आपका क्वेश्चन आया है अस्वस्थ पशु के लक्षण में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अस्वस्थ पशु के लक्षण क्या है। तो वो दूध उत्पादन या मांस उत्पादन या ऊन उत्पादन क्या है, वो कम कर देती है, क्योंकि वो बीमार है, वो सक्षम नहीं रहती कि उसके अंदर की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सही ढंग से चलें, ठीक है। वो काम करना बंद कर देती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वो खाना ही बंद कर रही है, जुगाली करना बंद कर रही है, सुस्त है, तो एक्टिविटीज़ होंगी ही नहीं, और एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर पशु की चमक चली जाती है। जो एकदम स्वस्थ पशु को देखेंगे, एक्टिव रहता है, एकदम शरीर में एक अलग चमक रहती है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं वाला। बट जब वो बीमार रहती है ना, तो फिर डायलॉग आता है, हमसे ना हो पाएगा यार। फिर से कह रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद है पशु का भार जो है वो कम होता है। ये चीज़ इंसानों में भी होती है कि बीमार होने के बाद क्या है, बॉडी का जो वेट है वो डाउन होने लगता है, कार्य करने में मन नहीं लगा रहता है, ठीक है। अप्रसन्न, अनहैप्पी रहता है, एकदम उदास टाइप बैठा रहेगा किसी कोने में लपेट के कि ना यार, हमसे बात बात ना करो, हम थोड़ा सा बीमार हैं, तनिक हमको थोड़ा अकेला छोड़ दो,
ठीक है। गोबर पतला और सख्त हो जाता है, पतला या सख्त हो जाता है, ठीक है। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा या तो लिक्विड वाला हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा उसमें हार्डनेस आ जाती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका ध्यान रखो। फिर वही चीज़ है कि जो गोबर है आपका, डंक है या जो यूरिन है, उससे स्मेल आने लगती है, बहुत बेकार स्मेल रहती है। फिर मूत्र की मात्रा एवं रंग में जो आपका यूरिन का कलर और अमाउंट जो है वो भी चेंज होता है, कभी कभार रेड हो जाता है ड्यू टू ब्लड आ जाता है उसमें से, या कभी कभार कुछ मवाद जो आपके हैं वो मिल जाते हैं तो उसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं और अमाउंट भी चेंज हो जाता है। तापमान ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्पादन के बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पूछा गया था एग्जाम में, वो ये था कि पशु का तापमान कम होना, ये बहुत बड़ा लक्षण है पशु के बीमार होने का, ठीक है। उसके बाद थूथन पर पानी का सूख जाना, जो उसका माउथ वाला पोर्शन रहता है ना थूथन वाला, यहाँ देखेंगे कि डेली क्या रहता है आपका, मॉइस्चर रहता है, तो ये जगह का जो मॉइस्चर है ना वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है और क्रैक्स पड़ने लगते हैं। जैसे इंसानों में देखेंगे ना, चेहरा सूखने के बाद क्या होता है, हल्का सा क्रैक्स पड़ने लगता है, तो सेम चीज़ पशुओं में भी होती है। इसके बाद जो है सिम्टम्स ऑफ हेल्थी एनिमल, अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जैसा अनहेल्दी था ना उसका उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले आंखों में चमक दिखाई देगी, कान चुस्त होंगे, शरीर के बाल चिकने एवं एकसार होंगे, मतलब फुल एक्टिव दिखेगा, त्वचा ढीली नहीं होगी, ठीक है। थूथन गीली होनी चाहिए, जिस पहले जो पढ़े थे। पशु जुगाली करेगा, मुंह से अच्छी महक आएगी, खाना खाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा देगा, ये क्या है, स्वस्थ पशु के लक्षण है। तो स्वस्थ पशु के लक्षण में भी क्या रहेगा, तापमान आपको जस्ट उसका उल्टा करते जाइए, जो अस्वस्थ पशु के लक्षण थे ना उसका उल्टा करते जाइए, कि तापमान सही रहेगा, जुगाली करेगा, खाना खाएगा, उत्पादन देगा, ठीक है, आपका चुस्त रहेगा, एकदम एक्टिव रहेगा, इधर उधर दौड़ेगा, मूवमेंट्स करेंगे, ये क्या है आपके हेल्थी एनिमल्स के सिम्टम्स हैं। अब देखिए यहाँ से ना इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, इसके बाद के जितने भी स्लाइड्स हैं ना वो पेपर में पूछे गए हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन ना किसी साल तो आया ही है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ पशु की नब्ज या जो नाड़ी गति, जिसको इंग्लिश में पल्स रेट बोलते हैं, पल्स रेट ऑफ एनिमल्स, जैसे इंसान का होता है ना 72 बार धड़कता है, ठीक है, धक 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 धड़के जिया वाला जो है, वैसे ही पशुओं में भी धड़कता है ये चीज़। तो कितने बार धड़कता है पर मिनट, ये देखेंगे। जो आपका काऊ है उसमें 45 से 55, ठीक है, 45 से 55 जो बीट्स हैं, जो पल्स हैं, वो पर मिनट आपके पल्स रेट होता है उसका। भैंस में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ रहता है। बकरी में बढ़ जाता है, बकरी और भेड़ में ये चीज़ कितनी हो जाती है, 70 से 80 हो जाती है, और मुर्गियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखिए मुर्गियों में पल्स रेट बढ़ने का रीज़न रहता है कि आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि पशुओं, जो आपकी मुर्गी रहती है ना, उसमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड्स का मतलब होता है जो पसीने की ग्रंथि, ठीक है, क्या रहता है, पसीने की ग्रंथि नहीं पाई जाती। अब पसीने की ग्रंथि नहीं पाई जाती तो बॉडी का टेम्परेचर भी ना बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। जबकि जो भी बाकी पशु है ना उसकी 100 से 102 के आसपास रहती है, इसकी कितनी रहती है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसमें स्वेट ग्लैंड्स ही नहीं है। स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, इन सारी चीज़ों की वजह से जो इसका पल्स रेट है वो 200 से 300, और ये क्वेश्चन में आया है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से किस जान जो आपका एनिमल है, निम्न में से किसका पल्स रेट सर्वाधिक है, ठीक है। निम्न में से जो पल्स रेट, जो आपका नाड़ी गति है, वो किसका ज़्यादा है, तो याद रखें किसका है, मुर्गी का। 200 से 300 बहुत होता है यार, एक मिनट में इतने बार धड़कना, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में 300 बार धड़कना, मतलब पर सेकंड 5 बीट्स, एक सेकंड में धक 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 धक, ऐसा मतलब पता भी नहीं चलेगा और 5 बार धड़क गया होगा। नेक्स्ट है आपका श्वसन गति, रेस्पायरेटरी, इसको रेट बोलते हैं, रेस्पायरेटरी रेट जो पशुओं में रहता है, ठीक है। तो ये कितना रहता है, गाय में रहता है 12 से 16 बार, भैंस में भी सेम चीज़, ठीक है, एक मिनट में जो 12 से 16 बार। अब रेस्पायरेटरी रेट क्या रहता है, आप देखते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस लेना और छोड़ना, इसको रेस्पायरेटरी रेट बोला जाता है, कि एक मिनट में वो कितने बार सांस लेके छोड़ते हैं। तो गाय में कितना रहता है, 12 से 16, भैंस में भी सेम। बकरी और भेड़ में क्या रहता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, 12 से 20, और मुर्गी में फिर से 15 से 30। इसका रीज़न मैं इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ कि क्यों ये बकरी और भेड़ या ये जो मुर्गी है इसमें धीरे धीरे बढ़ता क्यों है। तो अभी आप इतना याद रखेंगे कि रेट्स क्या होते हैं। अब ये जो फाइनल स्लाइड है ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। टेम्परेचर, ठीक है, तापमान, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ के लिए। एक तो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग पशुओं की अलग अलग संरचना है, इसलिए उनका श्वसन का दर या जो आपका रेस्पिरेटरी रेट होता है या फिर आपका पल्स रेट होता है वो चेंज होता ही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
मेनी काइंड ऑफ चेंजेस इन बॉडी, ठीक है, जो आपकी चेंज, जो बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं ना अलग 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 प्रकार के, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपका टेम्परेचर, तापमान। अब देखिए गाय का टेम्परेचर कितना है, 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ़ारेनहाइट में है ना, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ किसमें, फ़ारेनहाइट में है। और अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू पूछी, कभी कभार आ जाता है, तो 101.5। भैंस के केस में थोड़ा सा कम हो जाता है, 99 से 102। और जो एक्यूरेट वैल्यू वो 100.5 के आसपास रहती है। उसके बाद जो बकरी रहता है, बकरी की रहती है आपकी 101.5 से 103.5। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे रेट बढ़ गया है। क्या हुआ है, यहाँ पे रेट बढ़ गया है। और रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे तापमान बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उधर आपका क्या क्या बढ़ रहा था, पल्स रेट भी बढ़ रहा था और आपका रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ रहा था। इसके बाद भेड़ का अगर आप देखेंगे तो 101.5 से 103.5, और जो वैल्यू है वो 102 है, बकरी से कम है, बट फिर भी देखिए गाय और भैंस से ज़्यादा है। तो ये फिर से वही रीज़न बनाता है कि आपके जो आपका श्वसन दर है वो बढ़ाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे तो मेन खेल है, मुर्गी का कितना है, 105.8 से 107.8 के आसपास। ठीक है, और वैल्यू अगर ली जाए तो 105.5 के आसपास रहता है। देखिए कंपेयर कीजिए आप बाकी सारे एनिमल से कितना ज़्यादा है, बाकी सारे एनिमल से सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए इसके सारी चीज़ें, श्वसन दर से लेके नाड़ी गति तक, पल्स रेट से लेके रेस्पिरेटरी रेट तक इसका ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ही, बॉडी टेम्परेचर ही इसका ज़्यादा है ना, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में दिया है, पेपर में कभी कभार आपको सेल्सियस में पूछ देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना होए, मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्सियस में कितना रहता है। गाय का जो रहता है वो 38.5 के आसपास रहता है। ठीक है, कितना रहता है, 38.5। भैंस का जो रहता है वो 38.2 के आसपास रहता है। गोट का जो रहता है, जो बकरी है, उसका रहता है 39.1 के आसपास। जो शिप है आपका, भेड़ है, उसका रहता है 39 के आसपास। और जो आपका हैन रहता है उसका रहता है 41.7 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीज़ किस में है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, पहले मैंने आपको फ़ारेनहाइट का बताया था, अब मैं आपको किस में बता रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस में। अगर अब आपको दोनों से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछा, तो अब आपको बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या रहता है ना, कि स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कि डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, और आपका क्या बोल सकते हैं इसको, फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट आना नहीं चाहिए। मैंने आपको दोनों ही जो पैरामीटर्स हैं वो आपको समझा दिए हैं। अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या है, इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि क्या चीज़ है या कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, शायद उस फार्मूले से आपको ज़्यादा समझ आए। कि फ़ारेनहाइट को अगर आपको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये फ़ारेनहाइट को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट को अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो आप कुछ नहीं करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में मल्टीप्लाई कर देना है 1.8 का, और इसमें ऐड कर देना है 32। ठीक है, समझ नहीं आया, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ क्या है। फ़ारेनहाइट को चेंज करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1.8 का, और इसमें ऐड कर दीजिए 32, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको बता दिया मैंने, दोनों कन्वर्जन बता दिया। आई होप ये आपको समझ आया होगा ये वीडियो। और देखो यार, मैं अभी तक नहीं बोल रहा था, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन, मैं हर बार बोलता हूँ, नहीं बोल रहा था कि हर बार ही बोलता हूँ, कि अगर आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल डाउट पूछिए। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि डाउट नहीं आ रहा मतलब आप पढ़ाई या तो बहुत अच्छा ही कर दे रहे हैं या तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो पहला वाला अगर ऑप्शन है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, ऑल द बेस्ट। और अगर नहीं कर रहे हैं तो यार कर लो, टाइम बहुत कम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।